शाही दरबार में उस दिन भी सादा सा उजाला था। अंबर का नीला घुमाव, महल की बड़ी सी घंटी की धीमी आवाज और चूनों से चमकते स्तंभों पर पड़ती धूप। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे, पर उनकी भव्यता में आज कुछ अलग सी चिंता नजर आ रही थी। दरबार के चारों ओर मंत्री, सैनिक और गणमान्य लोग जमा थे, पर सबसे आकर्षक, सबसे बुद्धिमान और सबसे चतुर चेहरा वह था जिसे सब बेपरवाह और सधे हुए अंदाज में बीरबल कहते थे। बीरबल अपने चिरपरिचित मुस्कान के साथ खड़े थे, उनकी आंखों में शरारत और समझ दोनों की झलक। वही बीरबल जिनकी बुद्धि अकबर के दरबार की सबसे बड़ी दौलत थी, आज किसी अनजानी परेशानी का हल तलाश कर रहे थे। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से हुई, जहां का नाम था सोनपुर। सोनपुर का स्थान शहर से कुछ दूर था, नदियों के किनारे बसा और उसकी मिट्टी सोने सी उपजाऊ। पर गांव की किस्मत भले ही इसकी जमीन से जुड़ी रही हो, पर गांव के एक ही आदमी की किस्मत उससे अलग थी। उसका नाम था हरबाराम। हरबाराम का परिचय गांव में कंजूस हरबाराम के रूप में था। लोग उसकी कंजूसी के किस्से सुनाते, एक दूसरे को डराते, बच्चों को कहानियां सुनाकर समझाते कि अगर किसी ने मांगा तो हरबाराम पानी भी नहीं देता, और अगर किसी ने उसे कोई चीज दी भी तो वो उसे गिनता गिनता पेटी में छुपा देता। उसके घर की खिड़कियां छोटी थी, दरवाजे पर जंग लगा हुआ ताला, और भीतर जो लोग कभी देखने गए थे बताते कि वहां एक एक सिक्का अपने स्थान पर रखा जाता है, और मिट्टी की दीवारों पर रखे हुए पुराने बर्तन अधिक कीमती सामान की तरह गिने जाते हैं। उसकी पत्नी लक्ष्मी की आंखों में हमेशा एक नीरसी उदासी थी। बच्चों का तिकता सा बचपन बचपन न रहकर एक जिम्मेदारी बन गया था, जिसमें हंसी की कमी थी। एक रात हरबाराम ने अजीब सा सपना देखा। सपना ऐसा कि सुबह उठते ही वो अपने बिस्तर पर कांपता हुआ बैठ गया। उसने सपने में देखा कि एक बड़ा सा सुनहरा पक्षी उसके घर आया, ऐसा पक्षी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसके पंखों पर नूर था, आंखें मानो मोती की तरह चमकती थी। उस पक्षी ने हरबाराम से कहा, तुम्हारी कंजूसी ने तुम्हें नींद से वंचित कर दिया है। तुमने अपनी मुस्कान, अपने प्यार और अपने लोगों की खुशियां बेच दी है। आज तुम्हें 3 वरदान मिलेंगे, पर इन्हें पाने के लिए तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। हरबाराम भयभीत हुआ और बोला, इस तरह की परीक्षा नहीं चाहता मैं। मुझे बस सुख चाहिए, सोने की थैली, अमीरी। पर पक्षी ने कहा, सोने की थैली बाहरी सुख देगी, पर असली सुख तब मिलेगा जब तुम सीखोगे बांटना। वरदान तभी होंगे जब तुम परीक्षा पास करोगे। तभी हरबाराम जाग उठा और उसके चेहरे पर पसीना था। उसने सपना बुरा समझकर बिस्तर छोड़ दिया, पर दिल के किसी कोने में एक हल्की सी आवाज ने पूछा, क्या सपने सच हो सकते हैं? हरबाराम ने गांव के पंडित, साधु और बहुल प्रकार के लोग बुलवाए। किसी ने कहा कि ये शाप है, किसी ने कहा कि ये वरदान का संकेत। लेकिन हरबाराम ने अपनी मुंह फट सी प्रतिक्रिया दी, मैं कंजूस हूं, मुझे कोई परीक्षा क्यों देनी चाहिए? मैं जो हूं वही सही है। पर मन के भीतर कुछ हलचल थी। वो पक्षी बार बार उसके ख्यालों में आता और उसके भीतर एक अजीब सा कंपन छोड़ जाता। दिन भर वो अपने खजाने में बैठता और रातों में वही सपना उसे परेशान करता। 1 महीने गुजर गया और सपना और भी जीवंत होता गया। रातों रात वो पक्षी आता, बातें करता, पर वरदान नहीं देता, क्योंकि हरबाराम हर बार हिम्मत नहीं जुटा पाया कि दूसरों के साथ बांटना चाहिए। उसे डर था कि अगर उसने दिया तो जीवन की एक छोटी सी लय भी छिन जाएगी। समय आया जब अकबर के दरबार में चर्चा होने लगी कि सोनपुर के हरबाराम की कंजूसी गांव के बच्चों की शिक्षा और गरीबों की मदद में बाधा बन रही है। गांव वालों ने शाही दरबार से मदद की गुजारिश की, नहीं कि वे हरबाराम का धन छीन ले, पर यह समझाए कि मनुष्य का व्यवहार कैसे बदलता है। अकबर, जो न्याय और ज्ञान का प्रतीक था, ने कहा, हमें केवल दंड देना नहीं चाहिए, हमें समझाना होगा कि इंसानियत सबसे बड़ी दौलत है। लोगों ने सुझाव दिया कि
कि बीरबल को भेजा जाए। बीरबल का नाम सुनते ही हरबाराम के घर के दरवाजे की तकलीफ कुछ बदलने लगी। लोगों ने सोचा कि अगर बीरबल आए तो कंजूस का सच सामने आ जाएगा, पर बीरबल के आने पर ही असली खेल शुरू होगा। बीरबल ने विनम्रता से सोनपुर का रुख किया। गांव पहुंचते ही उन्होंने देखा कि कैसे हरबाराम की घर भविष्यवाणियां गांव वालों की मदद में रुकावट बन रही है। बीरबल ने अकबर को आश्वस्त किया कि वे इस समस्या का हल ढूंढेंगे जो किसी की संपत्ति छीने बिना बदलाव ला सके। बीरबल गांव के पेड़ के नीचे बैठे और हरबाराम को अपनी चुटकी में ले आए। हरबाराम, जो बचपन से ही मूर्खतापूर्ण घमंड में पाला गया था, बीरबल को देखकर तुच्छ भाव से बोला, शहर में जो बुद्धि दिखती है, यहां उसका क्या कार्य? मेरे पास अपने काम है। पर बीरबल के चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। उन्होंने कहा, तुम्हारे घर में ही कुछ अजीब हुआ है। क्या तुम जागते समय सपनों के बारे में कुछ सुनते हो? हरबाराम चौंका और बिना बताए सब कुछ बता दिया। पक्षी का सपना, वरदान की बात और अपनी डरावनी बेचैनी। बीरबल ने आंखों में चमक भरकर कहा, तो ये तो अवसर है, पर अवसर के साथ परीक्षा भी है। हरबाराम ने तुरंत कहा, मैं परीक्षा नहीं लूंगा। पर बीरबल ने मिठास से कहा, कभी कभी सपना खुद हमें सोने के बक्से का चाबी दे देता है, पर हमें उसे खोलने की हिम्मत करनी होती है। बीरबल की योजना बेहद सरल पर चतुर थी। उन्होंने कहा कि वे हरबाराम के सपने की गंभीरता को गांव और शाही दरबार दोनों को दिखाएंगे, पर ऐसा तरीके से कि खुद हरबाराम को लगे कि ये सब एक स्वप्न साक्ष्य है। बीरबल ने सब गांव वालों और कुछ शाही दूतों को इकट्ठा किया और कहा कि वे आज रात हरबाराम के घर एक साधारण सा कार्यक्रम रखेंगे। वहां कुछ कलाकार आएंगे जो सपनों को सच करके दिखाएंगे। हरबाराम, जो सपना और संदर्भ से डरा हुआ था, ने ये सोचकर कि अगर ये लोग सपना सच कर दे तो उसका दिन बन जाएगा, अनुमति दे दी। उसने सोचा कि शायद ये सपना उसे धन और प्रसिद्धि दिलाएगा, पर उसकी परवाह नहीं थी कि उसके भीतर क्या बदलाव आएंगे। रात में बीरबल ने अपने साथियों के साथ मिलकर उस घर की दहलीज पर तमाशा सा सजाया। दियों की कतार, मजे हुए कपड़े और हल्की सी धुएं की महक ने माहौल को रहस्यमय बना दिया। बीरबल ने पहले से कुछ कलाकारों को तैयारी में रखा था जो विशेष हरकतों से एक अनूठा नाटक रचने वाले थे। वे नकली पंखों वाले पक्षी, चतुर जादूगर और ऐसे पात्र जो हरबाराम की सोच को चुनौती दे। जैसे ही माहौल तैयार हुआ, बीरबल ने मंच संभाला। उन्होंने शुद्धता से कहा, आज रात हम हरबाराम के सपने को धरती पर उतारेंगे, पर याद रहे, सपना तभी पूरा होगा जब उसे आत्मा से माना जाएगा। इसमें हरबाराम ने सोचा कि ये सब केवल दिखावा है, पर जैसे जैसे नाटक आगे बढ़ा, कलाकारों ने उसके जीवन में घटित चीजों का सटीक चित्रण किया। उसकी बचपन की यादें, उसकी पहली कमाई और कैसे धीरे धीरे कंजूसी ने उसके हृदय को कठोर कर दिया। कलाकारों ने एक दृश्य दिखाया जिसमें हरबाराम का बचपन का दोस्त, जो कभी उसके साथ खेलता था, अब गरीब होकर गांव के बाहर झुग्गी में रहता है। उस दृश्य ने हरबाराम के भीतर कोई दरार पैदा कर दी। उसकी आंखों में छोटी छोटी नमी आई। बीरबल ने तभी कहानी में मोड़ लाया। कलाकारों ने एक सुनहरे पंखों वाले पक्षी को मैदान में उतारा, पर वो पक्षी हरबाराम के पास नहीं आया। वो गांव के बच्चों के पास गया, उनके सिर पर बैठा और चहकने लगा। बच्चों की हंसी ने वातावरण में ऐसी मिठास घोल दी जिसे हरबाराम ने वर्षों में महसूस नहीं किया था। तभी बीरबल ने हरबाराम से कहा, तुम्हारा सपना कहता था कि वरदान तभी मिलेंगे जब तुम बांटना सीखोगे। अब तुम्हें एक सरल कार्य करना होगा। इन बच्चों में से किसी एक के लिए एक छोटी सी चीज चुनो और उसे दे दो। कोई दिखावा नहीं, सिर्फ सच्चा दिल। हरबाराम ने तुरंत मुंह बनाया और कहा, मैं नहीं दे सकता। बीरबल ने अपने चेहरे पर हल्की सी गंभीरता की लकीरें छोड़ते हुए कहा, यदि तुम नहीं दोगे तो सपना अधूरा रहेगा और वरदान दूर रहेंगे। इस पर हरबाराम की आंखों में कुछ उबल उठा, उसकी आत्मा में टूटन आई।
लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं था। उसने सोचा, अगर मैं एक चीज दे दूं तो क्या नुकसान होगा? पर उसकी पुरानी आदतें उसे रोक रही थी। अंततः उसने एक पुराने सिक्के को चुना, बहुत छोटा पर उसके हिसाब से महत्वपूर्ण, और उसे गांव के एक बच्चे को थमा दिया। बच्चे की आंखों में जो चमक थी, उसने हरबाराम को ऐसा एहसास दिलाया जैसे किसी ने उसकी भूल भुलैया से एक चाबी निकाल दी हो। फिर क्या था, नाटक में अचानक बदलाव आया। बीरबल ने घोषणा की कि एक दो वस्तुएं देना ही पर्याप्त नहीं है। असली परीक्षा तो तब है जब कोई व्यक्ति किसी मुसीबत में फंसे हुए परिवार की मदद करता है, बिना ये प्रश्न किए कि बदले में उसे क्या मिलेगा। उसी समय एक संदेश आया कि गांव के पास की नदी में अचानक पानी की कमी हुई है। वजह थी कि किसी ऊपरी पहाड़ी के पास की बांध में दरार आ गई थी और गांव का पानी रोज कम होता जा रहा था। गांव वालों की फसलें सूखने लगी और बच्चे पानी की तलाश में थक रहे थे। ये संकट अचानक आया और हरबाराम के पास एक बेहद कठिन विकल्प था। या तो वो चुपचाप अपने खजाने में बैठकर इस आपदा को देखते रहें, या अपने धन का कुछ हिस्सा निकालकर बांध की मरम्मत में मदद करें। पर यह मदद दूसरे गांव वालों को लाभ देगा, न कि केवल उसे। सबकी आंखें वही हरबाराम पर टिकी रहीं। हरबाराम के भीतर एक तूफान उठा। उसके सपनों का पक्षी बार बार उसकी आंखों में चमकता। यदि वो मदद करता तो वो अपने भीतर की कंजूसी को हरता, यदि नहीं करता तो गांव का बदसिब जीवन और भी कठिन हो जाएगा। बीरबल ने धीरे से कहा, तुम्हारा सपना अब मौका दे रहा है, पर निर्णय तुम्हारा है। हरबाराम ने अपनी पुरानी आदतों और नई संवेदनाओं के बीच झूलते हुए आखिरकार एक कठोर निर्णय लिया। उसने अपने सीने से एक पुरानी थैली निकाली। वो थैली छोटी थी, पर उसमें कुछ ही सिक्के थे। उसने थैली खोली और घोषणा की, मैं बांध की मरम्मत के लिए ये पैसे दांव पर लगाऊंगा। गांव में हल्की सी सिसकी उठी, क्योंकि ये हरबाराम जैसी सोच वाले से असाधारण कदम था। कुछ लोगों ने कहा कि ये केवल दिखावा है, पर बीरबल ने आंखों से समझा दिया कि असली परिवर्तन अब शुरू हो रहा है। मरम्मत कार्य शुरू हुआ। हरबाराम खुद वहां गया। उसने मजदूरों के साथ हाथ मिलाया, बालूरेत से काम किया और कभी कभी अपनी पुरानी मुद्रा में लौटकर बैठता, पर अपने हाथों ने अब खुद ही मेहनत करना शुरू कर दिया। काम के दौरान उसने गांव के लोगों के चेहरे पर राहत देखी और हरबाराम की आत्मा को पहले जैसी कठोरता नहीं थी। उसकी पत्नी लक्ष्मी ने उसकी पीठ थपथपाई। बच्चों की आंखों में एक नई उम्मीद जगी। मरम्मत के बाद जब पानी वापस आया तो गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग नाचने लगे और गांव का जीवन फिर से बहने लगा। हरबाराम ने देखा कि भुगतान के बाद भी उसकी जांघें नहीं जला रही थी। उल्टा मन में एक हल्की सी गर्माहट थी। वो पहली बार अनुभव कर रहा था कि बांटने में कोई कमी नहीं आती, बल्कि उसमें वृद्धि होती है। प्यार, सम्मान और आंतरिक सुख की वृद्धि। पर बीरबल ने अभी भी परीक्षण पूरा नहीं माना। उन्होंने कहा, सच्चा परिवर्तन तभी है जब वो स्थायी हो। तुम्हें अब सबके सामने ये साबित करना होगा कि तुमने जो सीखा है वो केवल एक पल की भावना नहीं थी। बीरबल ने एक और चाल चली। उन्होंने गांव में एक बड़ा सा मिलन समारोह आयोजित किया, जहां हरबाराम को स्नेह से भीगा कर बुलाया गया। वहां उन्होंने हरबाराम के सामने एक बड़ा डिब्बा रखा, जिसमें सोने चांदी के सिक्के थे, पर डिब्बा ताला नहीं खाता था। वो एक निर्दोष दर्पण था। बीरबल ने कहा, यह धन बहुमूल्य है, पर यह केवल तभी तुम्हारा होगा जब तुम इसे साझा करोगे। पर शेयर दो ऐसे कि इसका हिस्सा गांव के गरीबों, बीमारों और शिक्षार्थियों में जाए। हरबाराम ने पहले मना किया, फिर विचार किया और अंत में कह दिया, मैं साझा करूंगा। उसने धीरे धीरे दिमाग की जांच करके 2-3 सिक्के निकाले और गांव के स्कूल के लिए दिए। उसके दिए गए पैसों से छोटे छोटे बच्चों के लिए किताबें आई और एक नया शिक्षक भी मिल गया। स्कूल में पहले दिनों की खामोशी अब शोर में बदल गई, पढ़ने का शोर। हरबाराम ने अपने घर में भी बदलाव किया। छोटी छोटी चीजों में एक मेहमानवाजी का भाव आ गया।
उसने अब अपने भोजन में एक अतिरिक्त जगह हमेशा खाली रखी, किसी अनजान मेहमान के लिए। समय बीता और हरबाराम का नाम बदलकर कंजूस हरबाराम से दयालु हरबाराम हो गया। लोगों का भरोसा लौट आया और उन्होंने देखा कि किस तरह का परिवर्तन किसी व्यक्ति के भीतर संभव है जब वो अपनी आदतों पर काबू पाकर दूसरों के लिए सोचता है। पर जैसा कि हर महान कहानी में होता है, यहां भी एक आखिरी मोड़ बाकी था। बीरबल ने गांव के बीचों बीच फिर वही सुनहरा पक्षी लाया, पर यह बार वो वास्तविक था, नकली नहीं। पक्षी ने हरबाराम के सिर पर आकर बैठा और उसकी आंखों में छलक कर बोला, तुमने जब अपने स्वार्थ को तोड़ा और दूसरों के दुखों को अपना समझा, तभी तुमने सच्चा वरदान पाया। अब जो 3 वरदान तुम्हें दिए गए थे, पहला, तुम्हें अपने अंदर की कठोरता हटाने का अवसर मिला। दूसरा, तुम्हें लोगों का स्नेह मिला। तीसरा, तुम्हें वो सुख मिला जो धन से बढ़कर है। पर सबसे बड़ा वरदान यह है कि तुमने ये जाना कि जीवन केवल धन कमाने का नाम नहीं है। हरबाराम के होठों पर मुस्कान आई और आंखों में आंसू। उसने महसूस किया कि वो अब अलग आदमी है। उसकी आत्मा को उस चमक की जरूरत नहीं थी जो सोने चांदी से आती है। उसे बस इतना चाहिए था कि उसका जीवन दूसरों के जीवन में उजाला भर दे। अकबर जब गांव आए तो उन्होंने खुद देखा कि कैसे एक छोटी सी घटना ने गांव की नियति बदल दी। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और हरबाराम के परिवर्तन की सराहना की। पर अकबर ने एक और सबक भी दिया, हमें लोगों को उनके लिए ही बदलने का मौका देना चाहिए, न कि केवल दंड से रोकने का। सही मार्गदर्शन और सही परीक्षण से कई मन बदल सकते हैं। बीरबल ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, राजा, ये वही बात है जो मेरे दिल में हमेशा रहती है। इंसान का दिल खाली नहीं है, बस उसे सही तरह से खंगाला जाए तो वो सोने से भी उज्जवल हो सकता है। कहानी यही समाप्त नहीं हुई। हरबाराम ने अपने घर को खुला कर दिया। अब वहां से गांव वालों को खाने की व्यवस्था भी मिलने लगी। वो अपने बच्चों को भी सिखा रहा था कि धन का मूल्य तभी है जब उसे ठीक से उपयोग किया जाए। उसका परिवार अब खुशहाल रहा, पर उस खुशी में कोई घमंड नहीं था। बीरबल का उपहार गांव को एक दीर्घकालिक पाठ बनकर मिला कि किसी भी आदत को बदला जा सकता है, बशर्ते कि सीखने वाला स्वयं चाहे और उसे सही प्रेरणा मिले। गांव में अब हर साल उस दिन को मनाया जाता जहां पानी वापस आया था, और उस दिन को विनम्रता व उत्सव दिवस कहा गया। बच्चों के लिए वो दिन सबसे प्रिय था, क्योंकि उन्होंने देखा कि कैसे एक पुराने आदमी ने अपने भीतर बदलाव लाकर उनका भविष्य बदल दिया। आखिर में हरबाराम अक्सर अपने घर की खुली खिड़की के पास बैठकर आकाश की ओर देखता और उस पक्षी को याद करता जिसने उसे सपने के माध्यम से सत्य दिखाया। वो जानता था कि सपने केवल संकेत है, असली काम जागरण का होता है, जागने के बाद किए गए कर्मों का। उसने बीरबल के चरणों में खुद को एक नया वचन देते हुए कहा, मैं अब उस कंजूसी को नहीं अपनाऊंगा जो दूसरों को दुख पहुंचाए। मैं अब बांटूंगा, क्योंकि बांटने से ही जीवन का सार मिलता है। बीरबल ने उस वचन को सुनकर उसकी पीठ थपथपाई और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपने भीतर का सबसे बड़ा खजाना खोज लिया, इंसानियत। इस तरह एक साधारण सा सपना, एक चतुर नाटक और एक सच्चे इरादे ने वर्णन किया कि कैसे कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी जीतें हमारे भीतर की छोटी छोटी लड़ाइयों को जीतने में ही छिपी होती है। सोनपुर की धरती अब हरी भरी और खुशहाल थी, और हरबाराम की कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही। ये कहानी नहीं, बल्कि एक पाठ थी। कंजूसी जितनी भी घनी हो, भरोसा रखें, सच्चाई, प्यार और साझा करने की ताकत उसे बदल सकती है। अकबर के दरबार में उस दिन हवा कुछ अलग तरह से चल रही थी। न तो दरबार की लकड़ी की कालीन पर तेज कदमों की खटखट थी, नहीं दरबारियों के हंसमुख चेहरों पर वो वही उछलता हुआ उत्साह जो अक्सर किसी महोत्सव या विजय के संदेश पर दिखाई देता। दरबार में लोग एक दूसरे की ओर टकट की बांधे खड़े थे, पर उनके चेहरे पर झुंझलाहट थी और आवाजें धीरे धीरे घनी सी लग रही थी।
जैसे कोई बादल ऊपर से सघन हो रहा हो। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनका चेहरा शांत पर ध्यानाकर्षक था और उनकी आंखों में गहरे चिंतन की लकीरें थी। किसी बड़े निर्णय से पहले की तरह उनकी गर्दन पर वो वजन स्पष्ट था। किंतु आज की समस्या कोई आधिकारिक विवाद या सेना की तबाही नहीं थी, बल्कि कुछ ऐसा जो दरबार की आत्मा को छू रहा था। दलों का रंग। दरबार में हाल के महीनों में छोटे छोटे समूह बन गए थे। एक ओर ऐसे मंत्री थे जो परिवर्तन की तेज हवा के समर्थक थे। वे शहरों में नए बाजार खोलने, पर्वतों पर कटान को रोकने और किसान हित के नए कानूनों के पक्ष में थे। दूसरी ओर वे थे जो पुराने रिवाजों, पारिवारिक हितों और धनी जमींदारों के साथ नजदीकी रखते थे। उनका मानना था कि किसी भी तरह की तीव्र स्थानीय नीति समाज के संतुलन को बिगाड़ देगी। इन दोनों समूहों में विचारों का टकराव बढ़ता जा रहा था, पर समस्या केवल विचार भिन्नता की नहीं थी। धीरे धीरे ये रंगों में बदलने लगा। कुछ मंत्री अपने धारणों के संकेत के रूप में विशेष रंग पहनने लगे। लाल के घेरे वाले परिवर्तन के पक्षधर, नीले और हरे में पुरानी पद्धति के संरक्षक। रंग अब सिर्फ वस्त्र नहीं रहे, वे पहचान बन गए थे। रंगों ने दरबार में उस तरह की विभाजन रेखाएं बना दी जो तलवारों से भी तेज थी। आंसू और गुस्सा दोनों को एक नया नाम मिल गया था। अकबर की दृष्टि इस ग्रेसी अवस्था से भरी हुई थी। वे समझते थे कि किसी साम्राज्य का घमंड केवल तलवारों तक सीमित नहीं रहता, वो विचारों की लड़ाई और लोगों के बीच की दूरी तक बढ़ जाता है। आज के समय में जब प्रदेश में अनेक समस्याएं, फसल, कर, न्याय एक दूसरे से उलझी हुई थी, वहां ये रंगों का खेल किसी भयानक आग की तरह फैल सकता था। अकबर ने देखा कि रोजमर्रा की नीतियां जो कभी समुदाय और सहयोग बढ़ाती थी, अब एक दूसरे के खिलाफ हथियार बनती जा रही थी। इसीलिए उन्होंने बीरबल को बुलाया, वही बीरबल जिसकी बुद्धि दरबार का तीर तरकश थी और जिसकी शरारत में एक अजब सी मानवता छिपी रहती थी। बीरबल जब दरबार में आए तो उनकी चाल में वही नटखट रुतबा था, पर चेहरे पर गंभीरता थी। वे जानते थे कि अकबर ने जो प्रश्न उठाया है वो सिर्फ प्रशासन का नहीं, ये मनुष्यता का भी प्रश्न है। बीरबल ने आकर खामोशी से अकबर का हाथ थामा और कहा, जहांपनाह, रंगों की लड़ाई केवल वस्त्रों की नहीं है, ये उन मान्यताओं की लड़ाई है जो दरबार के भीतर बसती है, पर हर लड़ाई का समाधान भी उसके भीतर ही होता है। हमें उस रास्ते की तलाश करनी चाहिए जो रंगों को एक दूसरे में घोल दे। अकबर ने आंखें चमकाकर कहा, पर बताओ बीरबल, कैसे? लोग अपनी अपनी रंगीन परिचय से इतने निश्चिंत हो गए हैं कि अब कोई बीच का रास्ता ही नहीं चाहता। बीरबल मुस्कुराए। उनकी उंगलियां धीरे धीरे अपनी दाढ़ी पर सट गई और बोले, राजा, अगर हम रंगों का रंग बदल दे तो क्या होगा? अगर हम दिखाए कि हर रंग की अपनी जगह है और हर रंग का अपना अर्थ है, पर रंगों से ज्यादा अहम तो इंसान के कर्म है, उनकी नीयत है। बीरबल ने तब एक योजना रची, न तो कठोर दंड, नहीं जोरस बरदस्ती, बल्कि एक ऐसा खेल जो लोगों की आत्मा पर असर डाले और उनकी धारणाएं बदल जाए। उन्होंने राजमहल में एक महोत्सव का प्रस्ताव रखा, रंगोत्सव, जहां हर दल को अपने रंगों के अनुसार सजाया जाने वाला मंडप दिया जाएगा। किंतु उस उत्सव में एक शर्त रखी जाएगी, हर मंडप को अपनी रंग परंपरा के अनुरूप कोई ऐसा काम करना होगा जो समुदाय के लिए उपयोगी हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे पानी का प्रबंधन, चाहे गरीबों के लिए चिकित्सा शिविर। जिसे जो भी रंग अपना रहे हैं उसे ये दिखाना होगा कि उनका रंग केवल पहचान नहीं, सक्रिय सेवा का प्रतीक भी है। अकबर ने पहली बार इस योजना पर गहरी हंसी से सहमति दी, पर साथ ही कहा, यदि रंग केवल दिखावे तक सीमित रहें और वास्तविक काम न हो तो मैं स्वयं देखूंगा। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, राजा, यही समीचीनता होगी करने का कार्य। समाचार फैल गया, कुछ लोग उत्साहित हुए, कुछ संशय में डूबे। लाल से प्रेरित लोग जो बदलाव के विचारकों के नेता थे,
इसे अपनी बड़ी मंच मानी। वे जल्दी से घोषणा करने लगे कि वे शिक्षा पर बल देंगे। वे घोषणा करते हुए बड़े भाषणों में बोले कि वे नए स्कूल खोलेंगे और बालिका शिक्षा पर विशेष जोर देंगे। हरे और नीले रंग के समर्थक, जो कहें तो पुराने रीति नीति के संरक्षक थे, उन्होंने अपने मंडपों की जिम्मेदारी ली। वे भूमि सुधार और कृषि की टिकाऊ तकनीकों के प्रचार के लिए समर्पित होंगे। कुछ छोटे मंत्री जो रंगों में समर्थ नहीं थे या जो स्वयं को रंगों से परे मानते थे, वे भी अपनी भूमिका निभाने के लिए राजी हुए। वे संगीत और कला के माध्यम से समाज को जोड़ने का दायित्व अपना रहे थे। हर मंडप में योजनाएं और शौकीन विचार रखे गए, पर असली परीक्षा तब शुरू हुई जब मेहनत के असली मापदंड सामने आए। उत्सव के प्रारंभ पर दरबार के बागयां में रंग बिरंगे झंडे लहराने लगे। लाल मंडप में युवाओं ने बड़ी तन्मयता से एक विद्यालय की व्यवस्था की। वे स्वयं दिन भर पढ़ाते, शाम में महिलाएं भी इन कक्षाओं में आती और अपने अधिकारों के विषय में सीखती। हरे मंडप के लोग किसानों के लिए मिट्टी की गुणवत्ता और सिंचाई के नए तरीके लेकर आए। उन्होंने खेतों में छोटे छोटे प्रयोग दिखाए जो कम पानी में भी बेहतर फसल दे सकते थे। नीले मंडप ने स्थानीय तालाबों और नहरों की सफाई का अभियान चलाया। छोटे मंत्री संगीतकारों ने अपने मंच पर सामूहिक गीत गाए, जिससे लोगों के मुखों पर गीत की मधुरता आई और विवादों की तीखापन कुछ कम हुई। बीरबल खुद हर मंडप में घूमते, कभी किसी को हंसाने के लिए कोई तुकबंदी सुना देते, तो कभी किसी के साथ हाथ मिलाकर मिट्टी में काम करते। और इस तरह लोगों के बीच एक दृढ़ता का भाव आया कि रंग केवल कपड़ों की बात नहीं, कर्मों की शपथ भी हो सकती है। दिनों डालते बढ़ते उत्सव ने कुछ आश्चर्यजनक परिणाम दिखाए। लाल मंडप ने जिस स्कूल की व्यवस्था की थी, वहां छोटे बच्चों ने पढ़ना शुरू किया और उनकी आंखों में एक नई चमक आई। कुछ महीनों में ही वहां का पाठ्यक्रम इतना उपयोगी पाया गया कि पास पड़ोस के गांवों के बच्चे भी आने लगे। हरे मंडप की तकनीकें छोटे किसानों के लिए वरदान सिद्ध हुई। उन्होंने फसल की उपज बढ़ाई और पानी की बचत की। नीले मंडप के सफाई अभियानों से तालाबों में जल स्तर सुधरा और मच्छरों की आबादी घटने लगी, जिससे बुखार के मामलों में कमी आई। संगीतकारों के गीतों ने गांवों में मेलजोल बढ़ाया। अब लोग अलग अलग रंगों के बीच के कलाकारों को भी सुनने आ रहे थे। दरबार में जो धीरे धीरे दूरी बन रही थी, वो अब कुछ कम दिखाई देने लगी। लोग एक दूसरे की योजनाओं के लाभों को देखकर सम्मान करने लगे। लाल के लोग हरे के प्रयोगों की सराहना करने लगे और नीले के लोग संगीत के माध्यम से आने वाले मेलजोल को अपनाने लगे। पर जहां परिवर्तन की बयार चल रही थी, वहीं कुछ ऐसे भी थे जो इसके विरोध में थे। वे लोग जिनके हित रंगों की वजह से बन रहे थे, कुछ शक्तिशाली जमींदार और प्रभावशाली व्यापारी। उन्होंने इस परिवर्तन को अपनी संपत्ति पर खतरा माना। वे दरबार के बाहर सधे हुए षड्यंत्रों में जुटने लगे। उन्होंने रंगों को बांटने की चाल को बदनाम करने का निर्णय लिया। उनके लोगों ने धीरे धीरे अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। कहा गया कि लालों का लक्ष्य राज की सत्ता में बड़ा बदलाव लाना है। हरे केवल किसानों के नाम पर जमींदारों की संपत्ति हड़पना चाहते हैं और नीले लोग शहर की परंपराओं को नष्ट करने पर तुले हैं। अफवाहें इतनी माहिर थी कि कई मध्यम वर्गीय लोग भी भयबोध में आ गए। इसका असर उत्सव पर भी पड़ा। कुछ लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया और कुछ तो खुलकर नजरिए बदलकर विरोध के पन्नों पर नाम लिखवाने लगे। अब बीरबल की बुद्धि की असली परीक्षा आई। वे समझते थे कि केवल कार्य करने भर से बात नहीं बनेगी, साथ ही अफवाहें और डर उन बुनियादी मूल्यों को खा रहे थे जिन्हें उत्सव ने जोड़ा था। बीरबल ने अपनी छोटी सी सीधी तरकीब निकाली। उन्होंने एक नाट्य प्रदर्शन का आयोजन किया, पर यह नाटक किसी की आलोचना या किसी समूह का उपहास नहीं था। ये एक आईना था जो दरबार की आत्मा को दिखाता। नाटक में एक गांव दिखाया गया जिसमें रंगों का कोई महत्व नहीं था। वहां लोग केवल अपने अपने नाम से ही जाने जाते थे और वे अपने कार्यों से मिलकर गांव का जीवन बनाते थे। नाटक के एक दृश्य में दिखाया गया
कि कैसे एक बाढ़ आई और सभी वर्गों ने साथ मिलकर काम किया। लाल के शिक्षक बच्चों को बचा रहे थे, हरे के किसान पानी रोकने के उपाय कर रहे थे और नीले के संगीतकार लोगों की हिम्मत बढ़ाने के लिए गीत गा रहे थे। दर्शक उस दृश्य को देखकर भाव विभोर हुए। बीरबल ने इसमें धीरे धीरे जोड़ दिया कि यदि लोग रंगों के चश्मे से बाहर नहीं निकले तो ऐसे संकट में उनका घर बिखर जाएगा। नाटक के अंत में जो लोग रंगों का विरोध कर रहे थे वे खुद ये स्वीकार करते दिखाई दिए कि यदि आपने अपनी पहचान को कर्म से जोड़ दिया तो रंग अपने आप महत्वहीन हो जाते हैं। महत्वपूर्ण वो होता है जो आप करते हैं, न कि जो आप पहनते हैं। नाटक का प्रभाव गहरा था। अफवाहें थोड़ी ठंडी पड़ने लगी। लोगों ने सोचना शुरू किया। कुछ शक्तिशाली लोगों ने सार्वजनिक रूप से भी अपने पूर्व आलोचनाओं पर 2-4 कदम पीछे किए। वे समझ गए कि खुला विरोध अब उनकी छवि को कमजोर कर रहा था। धीरे धीरे उत्सव का असली उद्देश्य, संगठित समाज के लिए काम, वापस लौट आया। लाल, हरे और नीले मंडपों ने मिलकर एक बड़ा सामुदायिक उपज समारोह किया, जहां किसानों के उत्पादों का आदान प्रदान हुआ। शहर के व्यापारियों ने छोटे कारीगरों को अपना उत्पाद बेचने के लिए मंच दिया और बच्चों ने मिलकर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। अब रंगों की बहस ने एक नए रंग का स्वागत किया, सहमति। ये रंग किसी झंडे पर नहीं था, ये एक भाव था जो गिरते उठते हर दिल में स्थान बना रहा था। समय के साथ ये उत्सव केवल एक बार घटना नहीं रहा, ये चलने वाला एक आंदोलन बन गया और दरबार में उस दिन की यादें, जब रंगों ने विभाजन पैदा किया था, दुरी की तरह पीछे छूटती चली गई। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की खुलकर प्रशंसा की और कहा, तुमने रंगों को काम का रंग दी और यही सबसे सुंदर कला है। बीरबल ने साधारणतया सिर झुकाकर कहा, राजा, रंग अपनी जगह सुंदर है, पर तब सुंदरता सिर्फ तभी है जब वो किसी के लिए प्रकाश बन जाए, न कि दीवार। वहीं जो मंत्री कभी रंगों की धुन पर ताने मारते थे, वे अब अपने अपने मंडलों में काम करते हुए एक दूसरे के साथ सहयोगी नजर आने लगे। लाल मंडप ने नए पाठ्यक्रमों में हरे मंडप की कृषि क्षेत्रीय तकनीकों को शामिल किया और नीला मंडप संगीत और कला के माध्यम से स्कूलों में रचनात्मक शिक्षा देने लगा। इस तरह एक समय में अलग दिखने वाले रंग अब एक दूसरे के साथ बुनकर एक नई तस्वीर बना रहे थे, जिसमें प्रत्येक रंग की अपनी आवाज थी, पर गूंज वही एक थी। कहानी का ये भाग समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि समाज के महान परिवर्तन धीरे धीरे और गहराई से होते हैं। बीरबल जानते थे कि उत्सव अकेला नहीं, पर निरंतर प्रयास की जरूरत होगी। उन्होंने अकबर के साथ मिलकर यह सुनिश्चित किया कि इन कार्यों के लिए निरंतर निधि और प्रशासनिक सहायता दी जाए, ताकि ये कार्यक्रम केवल उत्सवकालीन न रहें, बल्कि जीवन का हिस्सा बनकर रह जाए। उन्होंने स्थानीय समितियां बनाई, जिनमें विभिन्न रंगों के प्रतिनिधि बैठते और स्थानीय स्तर पर फैसले करते। इस छोटे छोटे प्रशासनिक सुधार ने लोगों को खुद व्यवस्था चलाने की शक्ति दी और रंगों की पहचान अब न केवल व्यक्तिगत भेदों का प्रतीक बनी, बल्कि जिम्मेदारी का चिन्ह भी बन गई। समय गुजरता गया और एक दिन कुछ वर्षों बाद अकबर ने उस स्थान पर जाकर देखा जहां उत्सव की शुरुआत हुई थी। वहां अब एक बड़ा सा सार्वजनिक पुस्तकालय था, जिसमें बच्चों की कक्षाएं चलती, कृषि के प्रयोगों की रिपोर्टें रखी जाती और संगीत की साधन सेवाएं भी लोगों के लिए उपलब्ध थी। लोगों ने उस स्थान को रंग मिलन भवन कहा। अकबर ने बीरबल के साथ वहां बैठकर चाय पी और कहा, बीरबल, तुम्हारी एक चाल ने लोगों की सोच बदल दी, पर सबसे बड़ा बदल तो यह है कि अब लोग अपनी धारणा से ऊपर उठकर समाज का हित देखते हैं। बीरबल ने नटखट मुस्कान देकर कहा, राजा, ये तुम्हारी करुणा और जनता की तत्परता का मिलन है। बुद्धि तो बस एक मशाल की तरह थी जो रास्ता दिखाती है, असली रोशनी लोगों ने दी। वर्षों में जब ये कथा गांवों शहरों में सुनाई जाती है, तब लोग केवल बीरबल की सूझबूझ का वर्णन नहीं करते, वे उस दिन की याद करते हैं जब रंगों ने आपस में मिलकर एक नया रंग बना दिया। सहमति से भरा, करुणा से भरा और कर्मों से चमकता हुआ रंग।
अकबर के दरबार ने यह सीखा कि पहचान जरूरी है, पर पहचान तभी सार्थक होती है जब वो सेवा और साझा विचारों से जुड़ी हो। बीरबल का नाम उसी तरह अमर रहा, पर इस बार वे सिर्फ एक बुद्धिमान सलाहकार नहीं रहे, वे एक ऐसे रचनाकार बने जिन्होंने रंगों को अर्थ दिया और उन्हें एक दूसरे में घोलकर समाज की महान तस्वीर बनाई। और जिन लोगों ने देखा, उन्होंने कहा कि यदि आप किसी समय भी किसी दल के रंग में उलझ जाओ तो याद रखना, असली रंग वह है जो दूसरों की आंखों में उजाला दिखाए। रंगों का सच्चा रंग तभी प्रकट होता है जब वे काम में बदल जाते हैं और समाज को जोड़कर एक नए भविष्य की ओर ले जाते हैं। यही बात अकबर के दरबार का आखिरी सबक बनी और बीरबल ने फिर अपने सामान्य चुलबुले अंदाज में कहा, राजा, रंग चाहे कितने भी हो, पर सबसे अच्छा रंग वही है जो सभी पर सूट करे। यहाँ इस कथा की गूंज दीर्घकाल तक सुनाई दी, वो गूंज जिसमें न केवल दरबार की बुद्धि थी, न केवल राजनीतिक चालें थी, उसमें इंसानियत की धड़कन थी, और वही धड़कन किसी भी रंग से ऊपर थी। अकबर के दरबार में एक ऐसी अफवाह फैल गई जिसे सुनकर शहर के बाजार से लेकर गांव की चौपाल तक हर कोई चौंक उठा। कहा जा रहा था कि किसी अजनबी से एक ऐसी मुर्गी आई है जो रोज एक सोने का अंडा देती है। सुनने में यह बात इतनी शानदार थी कि कई लोगों के आंखों में जल्द ही लालच की चमक आ गई। कुछ ने सोचा कि यह अकबर की दौलत में इजाफा का साधन बन सकता है, कुछ ने इसे रियासत की किस्मत बदल देने वाला चमत्कार माना, और कुछ ने इसे बस गांव वघर की बातचीत समझकर हवा में उड़ते हुए सुनना ही पर्याप्त समझा। पर जब यह अफवाह सीधे अकबर के पास पहुंची तो उन्होंने हंसकर कहा, यह या तो कोई बड़ा खिलवाड़ है या फिर समझ की कमी। दरबार की परंपरा ऐसी थी कि किसी भी अनोखी खबर पर अकबर पहले बीरबल से सलाह लेते थे। बीरबल जो चतुर और शालीन थे, उन्होंने उस दिन अपनी दाढ़ी पर उंगली फेरते हुए कहा, या तो हमें मुर्गी की खोज करनी चाहिए या फिर मुर्गी को खोजने वाले की। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि जो भी ये मुर्गी लाया जाए उसे दरबार में पेश किया जाए, पर साथ ही बीरबल की आंखों में एक शरारत की झलक आई। वे हमेशा ऐसी कहानियों में कोई गूढ़ सत्य छुपा देखते। अगले ही दिन बाजार के एक कोने पर एक बूढ़ा-सा किसान अपनी छोटी सी टोपी को दहलीज पर टिकाए हुए खड़ा पाया गया। उसके साथ एक कैच सा पिंजरापन था और पिंजरे में एक भूरी मुर्गी थी जो साधारण सी दिखती थी। किसान ने अपनी आवाज में तनिक घबराहट लिए कहा, महाराज, मैं ये मुर्गी लेकर आया हूं। ये सच में वो शब्द पूरा नहीं कर पाया क्योंकि दरबार की बिजली सी हवा में लोग एकदम चुप हो गए। अकबर ने मुस्कुरा कर कहा, कहिए क्या बात है? किसान ने आहिस्ता से कहा, ये मुर्गी रोज एक सोने का अंडा देती है। कहते हैं जहां मत पड़ते नहीं वही अजब माया होती है। पर बीरबल ने उसकी आंखों से झूठ की गंध सूंघ ली। पर वे जानते थे कि सच को पकड़ने के लिए तर्क और मानव स्वभाव दोनों का प्रयोग करना होगा। बीरबल ने किसान से विनम्रता से पूछा कि वो कैसे ये साबित करेगा। किसान ने कहा कि वो प्रतिदिन मुर्गी के अंडे बाजार में बेच देता था और लोगों ने कई बार देखा है कि अंडा साचे से सुनहरा निकलता है, पर कोई भी इस अविश्वसनीय दावे का प्रमाण देने को तैयार नहीं था क्योंकि अंडा तुरंत सुरक्षित तिजोरी में रख दिया जाता था और वही तिजोरी घर से बाहर नहीं निकली। बीरबल ने कहा, ठीक है, उस मुर्गी को हम तुम्हारे साथ दरबार में पिंजरे सहित रखेंगे और रोज सुबह वही तिजोरी यहां खोली जाएगी। किसान ने सहमति दे दी, पर उसकी नजर में चिंता थी क्योंकि वो जानता था कि यदि ये मुर्गी सच में सोना देती है तो उसे लोग छीन भी सकते हैं। अकबर ने आदेश दिया कि किसानों को सम्मान पूर्वक सुरक्षा दी जाए और उस पिंजरे को दरबार के एक छोटे से कमरे में रखा गया जहां 24 घंटे पहरा रखा जाएगा। पहली सुबह सबने इंतजार किया। जैसे ही सूरज की किरणें महल की खिड़कियों से टकराई, कमरे से एक छोटी सी खुशबू और चहचहाहट आई। पिंजरे के भीतर हलचल थी और वहां एक अंडा पड़ा हुआ था, पर वो सुनहरा नहीं था, वो साधारण सफेद अंडा था।
लोगों ने हंसते हुए कहा कि शायद किसान ने मजाक कर दिया, पर किसान का चेहरा मुरझा गया। पर बीरबल ने शांत भाव से कहा, धैर्य रखो। अगले दिन भी वही दृश्य, तीसरे दिन भी ऐसा ही। पांचवें दिन जब अंडा खोला गया तो भीतर से कुछ सोने सा चमका, पर वो चमक धातु की तरह ठंडी और समझने में अस्पष्ट थी। बीरबल ने ध्यान से उस अंडे की परत देखी और कहा कि ये सोना नहीं, बल्कि सोने के कणों से मिश्रित कुछ और है। बीरबल ने अपने पारंपरिक अंदाज में कहा, किसी जादू की बजाय हमें विज्ञान और हाथों हाथ की परीक्षा करनी चाहिए। उन्होंने दरबार के शिल्पियों और रसायनज्ञों को बुलाया। वे सभी अंडे के नमूनों का परीक्षण करने लगे। कुछ ने कहा कि अंडे की परत पर सोने का महीन पाउडर पत्थर के आधार से निकलकर चिपक गया है। किसी ने कहा कि यह किसी प्रकार का जाल है। पर जब परीक्षणों से कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला तो बीरबल ने आगे बढ़कर एक अलग चाल चली। वो चाल रही आदमी के मन की जिज्ञासा और लालच को समझना। बीरबल ने किसान से पूछा कि वो कहां से आता है, और किसान ने बताया कि वो कंठुरिया गांव का रहने वाला है। एक ऐसा गांव जहां कई लोग विचित्र चीजों का व्यापार करते थे। बीरबल ने वहां भेजने का निर्णय लिया और स्वयं गुप्त रूप से साथ चलने का नाटक करके कुछ भरोसेमंद साथी लेकर गांव पहुंचे। गांव पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां के लोग मेले जैसे तैयारियों में लगे हुए थे। एक तरह का उत्सव चल रहा था जहां लोग अजीबोगरीब वस्तुएं बेचते और खरीदार अपनी जिज्ञासा के अनुसार खरीदते। एक वृद्ध महिला के पास बीरबल ने देखा कि उसके पास कुछ थैले हैं जिनमें सोने की तरह चमकदार पाउडर था। पर बीरबल ने तुरंत पहचान लिया कि यह पाउडर किसी प्राकृतिक सोने का नहीं बल्कि धातु चूर्ण का मिश्रण है, जिसे पीसकर बहुत महीन बनाया गया था। बीरबल के मुकाबले में चमक थी। वे जानते थे कि इस खेल में पीसने और मिलाने का बड़ा हाथ है। कुछ और गहरे पूछताछ करने पर पता चला कि कंठुरिया गांव के एक जादूगर के पास एक प्राचीन नुस्खा था। वो नुस्खा खाने की चीजों पर सोने जैसा चमक लाने के काम आता था, पर यह असली सोना नहीं होता था। ऐसा मिश्रण था जो धूप में या हल्की गर्मी में असली सोने की तरह चमकता था। जादूगर का कहना था कि यदि किसी अंडे के भीतर पहले से कुछ तेल और मिश्रण मिलाया जाए तो बाहरी छिलके पर यह मिश्रण सहजता से चिपक सकता है और वो अंडा सुनहरा प्रतीत होगा। बीरबल ने सोचा कि यह अगला कदम है, पर किस तरह से मिलाया गया यह समझना आवश्यक था। वे वापस अकबर के दरबार आए और उस किसान से पूछताछ की कि वह मुर्गी कहां रखता था और वो किस तरह से अंडे सुरक्षित करता था। किसान ने फड़फड़ाते हुए कहा कि वो रात के समय ही मुर्गी को खाली करता और अंडा लेकर तुरंत भट्टी में डाल देता। पर जब बीरबल ने अपने साथी से गांव में छापेमारी करवाई तो खबर मिली कि किसान ने रात में किसी के साथ मिलकर पिंजरे के नीचे से अंडे निकाले थे और एक चाय वाले की दुकान पर ले जाते थे, जहां एक रसायनज्ञ बैठा करते थे जो अंडों पर विशेष मिश्रण लगाते थे। ये सब सुनकर बीरबल के चेहरे पर संतोष की परत उभर आई, पर वे जानते थे कि जड़ में कुछ और था। उन्होंने किसान को एकजुट तरीके से घेर लिया और धीरे धीरे राज खोलने पर मजबूर कर दिया। किसान ने बताया कि वो अचानक किस तरह समृद्ध हो गया। उसके पास पैसों की कमी थी और जब उसने पहली बार किसी अजनबी से इस विचार का सुनहरा सौदा सुना तो वो लालच में आ गया। उसे समझाया गया कि वो बस साधारण अंडों को थोड़ा सा तेल और मिश्रण लगाकर बेच दे। ग्राहक खुश, वो धनवान। पर जब बीरबल ने आगे पूछा कि वो अजनबी कौन है तो किसान ने नाम न बताकर आंखें झुका ली। बीरबल ने कहा, यदि सच यही है तो आखिरकार वो अजनबी कौन है? किसान ने धीमे स्वर में बोला, वो आदमी जिसे हम नवाब की आवाज कहते थे। कहते हैं कि वो शहर के बाहर रहता है और अजीब सी चीजों का व्यापार करता है। बीरबल ने समझा कि मामला बड़ा है। शहर के बाहरी हिस्सों में ऐसे लोग रहते हैं जो लोगों की लालच का फायदा उठाते हैं और गोपनीय तरीकों से उसे बढ़ावा देते हैं। इस चेतना से बीरबल ने अपनी योजना को विस्तार दिया। वो खुद उस नवाब की आवाज को पकड़ने की ठानी।
बीरबल ने एक चतुर नाटक रचा। उन्होंने राजा अकबर के नाम से एक आदेश जारी करवा दिया कि जो भी व्यक्ति शहर में किसी प्रकार का असामान्य व्यापार कर रहा है वो सीधे दरबार में पेश हो। साथ ही बीरबल ने चुपके से आदेश दिया कि उस व्यापारी की खोज की जाए। कुछ दिनों की खोजबीन के बाद एक सूचनाकर्ता ने संकेत दिया कि उसी नवाब की। अकबर के दरबार में एक ऐसी अफवाह फैल गई जिसे सुनकर शहर के बाजार से लेकर गांव की चौपाल तक हर कोई चौंक उठा। कहा जा रहा था कि किसी अजनबी से एक ऐसी मुर्गी आई है जो रोज एक सोने का अंडा देती है। सुनने में ये बात इतनी शानदार थी कि कई लोगों के आंखों में जल्द ही लालच की चमक आ गई। कुछ ने सोचा कि ये अकबर की दौलत में इजाफा का साधन बन सकता है, कुछ ने इसे रियासत की किस्मत बदल देने वाला चमत्कार माना और कुछ ने इसे बस गांव वघर की बातचीत समझकर हवा में उड़ते हुए सुनना ही पर्याप्त समझा। पर जब ये अफवाह सीधे अकबर के पास पहुंची तो उन्होंने हंसकर कहा, ये या तो कोई बड़ा खिलवाड़ है या फिर समझ की कमी। दरबार की परंपरा ऐसी थी कि किसी भी अनोखी खबर पर अकबर पहले बीरबल से सलाह लेते थे। बीरबल जो चतुर और शालीन थे, उन्होंने उस दिन अपनी दाढ़ी पर उंगली फेरते हुए कहा, या तो हमें मुर्गी की खोज करनी चाहिए या फिर मुर्गी को खोजने वाले की। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि जो भी ये मुर्गी लाया जाए उसे दरबार में पेश किया जाए। पर साथ ही बीरबल की आंखों में एक शरारत की झलक आई। वे हमेशा ऐसी कहानियों में कोई गूढ़ सत्य छुपा देखते। अगले ही दिन बाजार के एक कोने पर एक बूढ़ा-सा किसान अपनी छोटी सी टोपी को दहलीज पर टिकाए हुए खड़ा पाया गया। उसके साथ एक कैच सा पिंजरापन था और पिंजरे में एक भूरी मुर्गी थी जो साधारण सी दिखती थी। किसान ने अपनी आवाज में तनिक घबराहट लिए कहा, महाराज, मैं ये मुर्गी लेकर आया हूं। ये सच में वो शब्द पूरा नहीं कर पाया क्योंकि दरबार की बिजली सी हवा में लोग एकदम चुप हो गए। अकबर ने मुस्कुरा कर कहा, कहिए क्या बात है? किसान ने आहिस्ता से कहा, ये मुर्गी रोज एक सोने का अंडा देती है। कहते हैं जहां मत पड़ते नहीं वही अजब माया होती है। पर बीरबल ने उसकी आंखों से झूठ की गंध सूंघ ली। पर वे जानते थे कि सच को पकड़ने के लिए तर्क और मानव स्वभाव दोनों का प्रयोग करना होगा। बीरबल ने किसान से विनम्रता से पूछा कि वो कैसे ये साबित करेगा। किसान ने कहा कि वो प्रतिदिन मुर्गी के अंडे बाजार में बेच देता था और लोगों ने कई बार देखा है कि अंडा साँचे से सुनहरा निकलता है। पर कोई भी इस अविश्वसनीय दावे का प्रमाण देने को तैयार नहीं था क्योंकि अंडा तुरंत सुरक्षित तिजोरी में रख दिया जाता था और वही तिजोरी घर से बाहर नहीं निकली। बीरबल ने कहा, ठीक है, उस मुर्गी को हम तुम्हारे साथ दरबार में पिंजरे सहित रखेंगे और रोज सुबह वही तिजोरी यहां खोली जाएगी। किसान ने सहमति दे दी, पर उसकी नजर में चिंता थी क्योंकि वो जानता था कि यदि ये मुर्गी सच में सोना देती है तो उसे लोग छीन भी सकते हैं। अकबर ने आदेश दिया कि किसानों को सम्मानपूर्वक सुरक्षा दी जाए और उस पिंजरे को दरबार के एक छोटे से कमरे में रखा गया जहां 24 घंटे पहरा रखा जाएगा। पहली सुबह सबने इंतजार किया। जैसे ही सूरज की किरणें महल की खिड़कियों से टकराई, कमरे से एक छोटी सी खुशबू और चहचहाहट आई। पिंजरे के भीतर हलचल थी और वहां एक अंडा पड़ा हुआ था, पर वो सुनहरा नहीं था, वो साधारण सफेद अंडा था। लोगों ने हंसते हुए कहा कि शायद किसान ने मजाक कर दिया, पर किसान का चेहरा मुरझा गया। पर बीरबल ने शांत भाव से कहा, धैर्य रखो। अगले दिन भी वही दृश्य, तीसरे दिन भी ऐसा ही। पांचवें दिन जब अंडा खोला गया तो भीतर से कुछ सोने सा चमका, पर वो चमक धातु की तरह ठंडी और समझने में अस्पष्ट थी। बीरबल ने ध्यान से उस अंडे की परत देखी और कहा कि ये सोना नहीं बल्कि सोने के कणों से मिश्रित कुछ और है। बीरबल ने अपने पारंपरिक अंदाज में कहा, किसी जादू की बजाय हमें विज्ञान और हाथों हाथ की परीक्षा करनी चाहिए। उन्होंने दरबार के शिल्पियों और रसायनज्ञों को बुलाया
वे सभी अंडे के नमूनों का परीक्षण करने लगे। कुछ ने कहा कि अंडे की परत पर सोने का महीन पाउडर पत्थर के आधार से निकलकर चिपक गया है। किसी ने कहा कि यह किसी प्रकार का जाल है। पर जब परीक्षणों से कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला तो बीरबल ने आगे बढ़कर एक अलग चाल चली। वो चाल रही आदमी के मन की जिज्ञासा और लालच को समझना। बीरबल ने किसान से पूछा कि वो कहां से आता है, और किसान ने बताया कि वो कंठुरिया गांव का रहने वाला है। एक ऐसा गांव जहां कई लोग विचित्र चीजों का व्यापार करते थे। बीरबल ने वहां भेजने का निर्णय लिया और स्वयं गुप्त रूप से साथ चलने का नाटक करके कुछ भरोसेमंद साथी लेकर गांव पहुंचे। गांव पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां के लोग मेले जैसे तैयारियों में लगे हुए थे। एक तरह का उत्सव चल रहा था जहां लोग अजीबोगरीब वस्तुएं बेचते और खरीदार अपनी जिज्ञासा के अनुसार खरीदते। एक वृद्ध महिला के पास बीरबल ने देखा कि उसके पास कुछ थैले हैं जिनमें सोने की तरह चमकदार पाउडर था। पर बीरबल ने तुरंत पहचान लिया कि यह पाउडर किसी प्राकृतिक सोने का नहीं बल्कि धातु चूर्ण का मिश्रण है, जिसे पीसकर बहुत महीन बनाया गया था। बीरबल के मुकाबले में चमक थी। वे जानते थे कि इस खेल में पीसने और मिलाने का बड़ा हाथ है। कुछ और गहरे पूछताछ करने पर पता चला कि कंठुरिया गांव के एक जादूगर के पास एक प्राचीन नुस्खा था। वो नुस्खा खाने की चीजों पर सोने जैसा चमक लाने के काम आता था, पर यह असली सोना नहीं होता था। ऐसा मिश्रण था जो धूप में या हल्की गर्मी में असली सोने की तरह चमकता था। जादूगर का कहना था कि यदि किसी अंडे के भीतर पहले से कुछ तेल और मिश्रण मिलाया जाए तो बाहरी छिलके पर यह मिश्रण सहजता से चिपक सकता है और वो अंडा सुनहरा प्रतीत होगा। बीरबल ने सोचा कि यह अगला कदम है, पर किस तरह से मिलाया गया यह समझना आवश्यक था। वे वापस अकबर के दरबार आए और उस किसान से पूछताछ की कि वह मुर्गी कहां रखता था और वो किस तरह से अंडे सुरक्षित करता था। किसान ने फड़फड़ाते हुए कहा कि वो रात के समय ही मुर्गी को खाली करता और अंडा लेकर तुरंत भट्टी में डाल देता। पर जब बीरबल ने अपने साथी से गांव में छापेमारी करवाई तो खबर मिली कि किसान ने रात में किसी के साथ मिलकर पिंजरे के नीचे से अंडे निकाले थे और एक चाय वाले की दुकान पर ले जाते थे, जहां एक रसायनज्ञ बैठा करते थे जो अंडों पर विशेष मिश्रण लगाते थे। ये सब सुनकर बीरबल के चेहरे पर संतोष की परत उभर आई, पर वे जानते थे कि जड़ में कुछ और था। उन्होंने किसान को एकजुट तरीके से घेर लिया और धीरे धीरे राज खोलने पर मजबूर कर दिया। किसान ने बताया कि वो अचानक किस तरह समृद्ध हो गया। उसके पास पैसों की कमी थी और जब उसने पहली बार किसी अजनबी से इस विचार का सुनहरा सौदा सुना तो वो लालच में आ गया। उसे समझाया गया कि वो बस साधारण अंडों को थोड़ा सा तेल और मिश्रण लगाकर बेच दे। ग्राहक खुश, वो धनवान। पर जब बीरबल ने आगे पूछा कि वो अजनबी कौन है तो किसान ने नाम न बताकर आंखें झुका ली। बीरबल ने कहा, यदि सच यही है तो आखिरकार वो अजनबी कौन है? किसान ने धीमे स्वर में बोला, वो आदमी जिसे हम नवाब की आवाज कहते थे। कहते हैं कि वो शहर के बाहर रहता है और अजीब सी चीजों का व्यापार करता है। बीरबल ने समझा कि मामला बड़ा है। शहर के बाहरी हिस्सों में ऐसे लोग रहते हैं जो लोगों की लालच का फायदा उठाते हैं और गोपनीय तरीकों से उसे बढ़ावा देते हैं। इस चेतना से बीरबल ने अपनी योजना को विस्तार दिया। वो खुद उस नवाब की आवाज को पकड़ने की ठानी। बीरबल ने एक चतुर नाटक रचा। उन्होंने राजा अकबर के नाम से एक आदेश जारी करवा दिया कि जो भी व्यक्ति शहर में किसी प्रकार का असामान्य व्यापार कर रहा है वो सीधे दरबार में पेश हो। साथ ही बीरबल ने चुपके से आदेश दिया कि उस व्यापारी की खोज की जाए। कुछ दिनों की खोजबीन के बाद एक सूचनाकर्ता ने संकेत दिया कि उसी नवाब की आवाज का असली नाम मुकुल है, एक खूंखार सौदागर जो लोगों को भटकाने का काम करता था। मुकुल का धंधा बस दाग पाउडर ही नहीं था, वो लोगों के मन में उम्मीदों का बीज बोता और फिर उन्हीं उम्मीदों का वसूली कर जाता। मुकुल पकड़ा गया
और जब उसे दरबार में लाया गया तो उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था। वो तो शान से बोला कि उसने लोगों को लड़की सी वस्तु दी थी, आशा। उसने कहा कि लोग अक्सर सेंधमारी करते हैं। उन्होंने कहा, आप किस हक से मुझे दोषी ठहराते हैं? मेरा काम तो बेचने का है। पर बीरबल ने बुद्धिमत्ता से कहा, वही चीज खतरनाक हो जाती है जब वो छल और धोखे की आड़ में दी जाए। मुकुल ने कहा कि उसने कभी किसी को जकड़ा नहीं, बस उसने एक कला सिखाई थी और वही कला बाजार के लालच को खिलाती थी। बीरबल ने मुकुल की चालों का पर्दाफाश किया, पर साथ ही उन्होंने ये भी देखा कि केवल मुकुल को सजा देना समस्या का स्थायी हल नहीं था। समाज को लालच, अज्ञान और विश्वासघात से बचाने के लिए शिक्षा और जागरूकता की जरूरत थी। बीरबल ने सुझाव दिया कि दरबार में ऐसे कानून और कार्यक्रम बनाए जाएं जो लोगों को ऐसे छल से बचाएं। उन्होंने नगर में शिक्षा के प्रचार, वैज्ञानिक समझ और जनता के लिए खुले परीक्षण केंद्र खोलने की सलाह दी। अकबर ने इस सुझाव को तुरंत अपना समर्थन दिया। मुकुल को दंड मिला, पर गणना से अधिक महत्वपूर्ण वो शिक्षा योजना थी जो बीरबल ने शुरू की। लोगों को बताया गया कि सोने के जैसा चमक दिखलाकर बेचना अपराध है। साथ ही व्यावहारिक प्रयोगों के माध्यम से भी ये सिखाया गया कि असली सोने का क्या गुण होता है और किस तरह धातुओं का मिलावट किया जाता है। बाजारों में चेतावनी के बोर्ड लगे और लोग अब पहले से ज्यादा सावधान रहने लगे। सरकारी अधिकारी छोटे छोटे रोकथाम के प्रयास करने लगे और बीरबल खुद भी अक्सर लोगों के बीच जाकर कहानियां सुनाते कि किस तरह लालच ने कई लोगों को गुमराह किया है। समय के साथ अफवाहें कम हुई और बाजार साफ हुआ। उस किसान की हालत भी बदल गई। उसे समझ आया कि असली इज्जत और समृद्धि मेहनत और सच्चाई से आती है, शॉर्टकट से नहीं। उसने चोरी छुपे की गलती का पश्चाताप किया और उसने बीरबल से निवेदन किया कि उसे लोगों को ये सब समझाने का अवसर दिया जाए। बीरबल ने खुशी खुशी उसकी मदद ली और गांवों में जाकर उसने इस कथा का जीवंत प्रदर्शन किया कि कैसे सोने का अंडा धोखे से बनता है और असली धन किसे कहते हैं। कहानी का सबसे बड़ा सच यही निकलकर आया कि मुर्गी कभी भी अपनी मर्जी से सोना नहीं देती। निस्संदेह प्रकृति के जादू और आश्चर्य अलग है, पर इंसानी लालच और चालाकी ने लोगों को बहकाया था। बीरबल ने अंत में कहा, जो चमक सतही होती है वो मन को मोह लेती है, पर वो स्थायी नहीं रहती। असली सोना वो है जो समय की कसौटी पर खरा उतरे। निष्ठा, मेहनत और ईमानदारी। अकबर ने भी ये शिक्षा ली कि अधिकार केवल दंड देने के लिए नहीं होते, बल्कि समाज को समझदारी और शिक्षित करने के लिए भी है। उन्होंने आदेश दिया कि बाजारों में अच्छे प्रबंध किए जाए और लोगों को ठगी से बचाने के लिए स्थानीय समितियां बनाई जाएंगी। मुकुल के दंड के साथ साथ उनको समाज सेवा का भी दायित्व दिया गया। उसे शिक्षा के काम में लगाया गया ताकि वह भी देख सके कि उसका अतीत लोगों का भरोसा तोड़ने का किस तरह दुरुपयोग था। वो मुर्गी जो कभी शहरगांव की बातें थी, अब एक साधारण मुर्गी के रूप में खेत पर लौटी और किसान ने उसे सम्मान से रखा। पर इस कहानी का असली सोना वो पाठ था जिसे लोगों ने अपनाया। समाज ने जाना कि चमकदार चीजों के पीछे हमेशा सच नहीं छिपा होता। बीरबल की सूझबूझ और अकबर की दया ने एक बार फिर ये प्रमाणित किया कि बुद्धि और न्याय मिलकर ही असली न्याय का निर्माण करते हैं। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। वो गांवों और नगरों के मेला ठेलों में गाई जाने लगी ताकि लोग लालच से दूर रहें और ज्ञान की राह पर चलें। बच्चों को ये कहानी सुनाई जाती और वे जानते कि यदि कभी कोई सोने का अंडा दिखे तो पहले उसे जांचना और समझना जरूरी है। और बीच बीच में बीरबल अपनी पुरानी मुस्कान के साथ कह जाते, सोने की चमक दिखाने वाले बहुत हैं, पर अपने कर्मों का सोना वही करते हैं जो सच्चे और ईमानदार होते हैं। आवाज का असली नाम मुकुल है, एक खूंखार सौदागर जो लोगों को भटकाने का काम करता था। मुकुल का धंधा बस दाग पाउडर ही नहीं था, वो लोगों के मन में उम्मीदों का बीज बोता और फिर
उन्हीं उम्मीदों का वसूली कर जाता। मुकुल पकड़ा गया और जब उसे दरबार में लाया गया तो उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था। वो तो शान से बोला कि उसने लोगों को लड़की सी वस्तु दी थी, आशा। उसने कहा कि लोग अक्सर सेंधमारी करते हैं। उन्होंने कहा, आप किस हक से मुझे दोषी ठहराते हैं? मेरा काम तो बेचने का है। पर बीरबल ने बुद्धिमत्ता से कहा, वही चीज खतरनाक हो जाती है जब वो छल और धोखे की आड़ में दी जाए। मुकुल ने कहा कि उसने कभी किसी को जकड़ा नहीं, बस उसने एक कला सिखाई थी और वही कला बाजार के लालच को खिलाती थी। बीरबल ने मुकुल की चालों का पर्दाफाश किया, पर साथ ही उन्होंने ये भी देखा कि केवल मुकुल को सजा देना समस्या का स्थायी हल नहीं था। समाज को लालच, अज्ञान और विश्वासघात से बचाने के लिए शिक्षा और जागरूकता की जरूरत थी। बीरबल ने सुझाव दिया कि दरबार में ऐसे कानून और कार्यक्रम बनाए जाएं जो लोगों को ऐसे छल से बचाएं। उन्होंने नगर में शिक्षा के प्रचार, वैज्ञानिक समझ और जनता के लिए खुले परीक्षण केंद्र खोलने की सलाह दी। अकबर ने इस सुझाव को तुरंत अपना समर्थन दिया। मुकुल को दंड मिला, पर गणना से अधिक महत्वपूर्ण वो शिक्षा योजना थी जो बीरबल ने शुरू की। लोगों को बताया गया कि सोने के जैसा चमक दिखलाकर बेचना अपराध है। साथ ही व्यावहारिक प्रयोगों के माध्यम से भी ये सिखाया गया कि असली सोने का क्या गुण होता है और किस तरह धातुओं का मिलावट किया जाता है। बाजारों में चेतावनी के बोर्ड लगे और लोग अब पहले से ज्यादा सावधान रहने लगे। सरकारी अधिकारी छोटे छोटे रोकथाम के प्रयास करने लगे और बीरबल खुद भी अक्सर लोगों के बीच जाकर कहानियां सुनाते कि किस तरह लालच ने कई लोगों को गुमराह किया है। समय के साथ अफवाहें कम हुई और बाजार साफ हुआ। उस किसान की हालत भी बदल गई। उसे समझ आया कि असली इज्जत और समृद्धि मेहनत और सच्चाई से आती है, शॉर्टकट से नहीं। उसने चोरी छुपे की गलती का पश्चाताप किया और उसने बीरबल से निवेदन किया कि उसे लोगों को ये सब समझाने का अवसर दिया जाए। बीरबल ने खुशी खुशी उसकी मदद ली और गांवों में जाकर उसने इस कथा का जीवंत प्रदर्शन किया कि कैसे सोने का अंडा धोखे से बनता है और असली धन किसे कहते हैं। कहानी का सबसे बड़ा सच यही निकलकर आया कि मुर्गी कभी भी अपनी मर्जी से सोना नहीं देती। निस्संदेह प्रकृति के जादू और आश्चर्य अलग है, पर इंसानी लालच और चालाकी ने लोगों को बहकाया था। बीरबल ने अंत में कहा, जो चमक सतही होती है वो मन को मोह लेती है, पर वो स्थायी नहीं रहती। असली सोना वो है जो समय की कसौटी पर खरा उतरे। निष्ठा, मेहनत और ईमानदारी। अकबर ने भी ये शिखा ली कि अधिकार केवल दंड देने के लिए नहीं होते, बल्कि समाज को समझदारी और शिक्षित करने के लिए भी है। उन्होंने आदेश दिया कि बाजारों में अच्छे प्रबंध किए जाए और लोगों को ठगी से बचाने के लिए स्थानीय समितियां बनाई जाएंगी। मुकुल के दंड के साथ साथ उनको समाज सेवा का भी दायित्व दिया गया। उसे शिक्षा के काम में लगाया गया ताकि वह भी देख सके कि उसका अतीत लोगों का भरोसा तोड़ने का किस तरह दुरुपयोग था। वो मुर्गी जो कभी शहरगांव की बातें थी, अब एक साधारण मुर्गी के रूप में खेत पर लौटी और किसान ने उसे सम्मान से रखा। पर इस कहानी का असली सोना वो पाठ था जिसे लोगों ने अपनाया। समाज ने जाना कि चमकदार चीजों के पीछे हमेशा सच नहीं छिपा होता। बीरबल की सूझबूझ और अकबर की दया ने एक बार फिर ये प्रमाणित किया कि बुद्धि और न्याय मिलकर ही असली न्याय का निर्माण करते हैं। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। वो गांवों और नगरों के मेला ठेलों में गाई जाने लगी ताकि लोग लालच से दूर रहें और ज्ञान की राह पर चलें। बच्चों को ये कहानी सुनाई जाती और वे जानते कि यदि कभी कोई सोने का अंडा दिखे तो पहले उसे जांचना और समझना जरूरी है। और बीच बीच में बीरबल अपनी पुरानी मुस्कान के साथ कह जाते, सोने की चमक दिखाने वाले बहुत हैं, पर अपने कर्मों का सोना वही करते हैं जो सच्चे और ईमानदार होते हैं।